Good morning, students. Today we are going to discuss the topic the Earth in the solar system. It is very interesting topic. How Earth comes into existence, कैसे Earth बना, कैसे आया, कहाँ से आया, तो सोलर सिस्टम में Earth कैसे एग्जिस्ट करता है, या सोलर सिस्टम ही हमारा कैसे बना, तो ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, जिसमें स्टार्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, गैलेक्सी क्या होती है, मिल्की वे क्या होता है, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, पोल स्टार किसको कहा जाता है, एस्ट्रॉइड्स और मेटियोराइट्स क्या होते हैं. तो देखिए, जैसा कि इनिशियली कि कैसे जो है पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, यूनिवर्स कैसे बना, तो इसके लिए एक प्रिंसिपल आता है, और वो प्रिंसिपल था, अभी आप छोटे क्लासेस में है इसलिए अभी यूनिवर्स का फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं बताया जाता, लेकिन जहां बड़े क्लासेस में आप पहुंचेंगे तो आपको यूनिवर्स का फॉर्मेशन बताया जाएगा. तो ये जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन है, इसके लिए ये बताया जाता है कि जो भी आपके एक तरह से स्टार्स बने या यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मटेरियल हैं, ये सारे मटेरियल्स पहले क्या हुए, एक जगह पर इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हो करके इन्होंने एक बहुत बड़ा जो है आपके पार्टिकल बना लिया, या एक बहुत बड़ा जो है बॉडी बना लिया. और ये बहुत बड़ी बॉडी इस तरह से बनी, आगे चल करके आप पढ़ेंगे, इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का. न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं ये हाइड्रोजन के हैं, हाइड्रोजन के पार्टिकल्स मिल करके हीलियम में कन्वर्ट होते हैं. तो ये एक्चुअली में हाइड्रोजन के हेवियर पार्टिकल्स हैं, ड्यूटेरियम, और डिटेल में अगर हम लोग जाते हैं तो, और इसी से एनर्जी मिलती है. और ये एनर्जी क्या होती है, हीट और लाइट के फॉर्म में होती है. तो इसी तरह से जितने भी हाइड्रोजन के पार्टिकल्स थे ये सब मिल रहे थे, इसको फ्यूजन कहा जाता है. फ्यूज करने का मतलब मिलना, सारे के सारे पार्टिकल्स मिल रहे थे और मिल करके एक जो है सेंटर पर इकट्ठा हो गया. और जब सेंटर पे इकट्ठा हो गया तो एक बहुत बड़ा सा जो है आपके सेलेस्टियल बॉडी फॉर्म हो गया. सेलेस्टियल किसको कहा जाता है, एक्चुअल में जो हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो सारी हेवियर बॉडीज जितने हम लोग देखते हैं यूनिवर्स में, चाहे वो स्टार हो, मून हो, अर्थ हो, कोई भी सैटेलाइट हो, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज, बहुत बड़ी जो आपके एक तरह से पिंड होते हैं, बॉडी होती है, उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं. तो एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बॉडी बना होगा ऐसा मानना है. ये प्रिंसिपल है बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग क्या था कि जो आपके मटेरियल बना वहां पर ये प्रोसेस चल रहा था, और इस प्रोसेस की वजह से, और ये पूरा का पूरा जो आपके जो बॉडी थी ये वो रिवॉल्व कर रही थी, अपने एक्सेस पर भी रिवॉल्व कर रही थी और जो है रोटेशन भी कर रही थी. तो कहा जाता है पहले इनिशियली रिवॉल्यूशन की तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये था कि रोटेशन का मतलब था कि अपने एक्सेस पर ये रोटेट कर रही थी. रोटेशन का मतलब अपनी जगह ना छोड़ते हुए कोई भी बॉडी मूव करे. तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ती गई, और हर एक बॉडी की एनर्जी रखने की कैपेसिटी होती है. जब एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी हो गई, तो इसमें एक ब्लास्ट हुआ, और ये ब्लास्ट जो था, ये जो है एक्सप्लोजन जो था, तो इस एक्सप्लोजन में, इस ब्लास्ट को ही नाम दिया गया बिग बैंग का. तो बिग एक्सप्लोजन जो था, एक बिग एक्सप्लोजन हुआ, इसी को नाम दिया गया बिग बैंग का. बैंग क्यों कहा गया, बैंग कहा गया, बैंग आवाज किसको कहते हैं, ड्राम की आवाज को इंग्लिश में कहते हैं बैंग. तो एक बड़ा ड्राम हुआ, एक बड़े ड्राम से जो है आपके ये एक्सप्लोजन हुआ, और ये एक्सप्लोजन होने की वजह से जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स थे ये सब अलग अलग चले गए, और जो सेंट्रलाइज्ड मटेरियल था ये खत्म हो गया. क्यों, क्योंकि ये ब्लास्ट कर गया, और ब्लास्ट करके इस तरह से ये जितने भी आपके इस तरह से इससे निकलने वाले जितने भी पार्टिकल्स थे ये चारों तरफ फैल गए इस तरह से. अब ये खत्म हो गया सेंट्रलाइज्ड मटेरियल. क्यों, क्योंकि अब जो बिग ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग जो हुआ, तो इस बिग बैंग की वजह से सारे पार्टिकल्स बाहर की तरफ भाग गए. अब इनमें भी यही प्रोसेस चल रहा है.
जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स में भी या इन बॉडी में भी जो है आपके एनर्जी मिल रही है हीट और लाइट के फॉर्म में। तो ऐसे सारे बॉडीज जो बनी बिग बैंग से, जिसमें अपनी खुद की एनर्जी कंटेन होती, द बॉडीज विच कंटेन्स एनर्जीज ऑफ देयर सेल्फ, जो एनर्जी अपनी खुद की जो कंटेन करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है स्टार्स। तो ये सब क्या बने, इन्हीं को कहा गया स्टार्स। ये स्टार्स हो गए, ये सब स्टार है। तो इस तरह से ये सब स्टार्स जो है आपके कहलाए, जो भी इस तरह के जो आपके एक तरह से स्टार्स थे, तो ये इस तरह से स्टार्स का फॉर्मेशन हो गया। और पूरा जो है आपके एक तरह से सारा स्पेस जो था, जितना भी स्पेस था, वो सब इन छोटे छोटे पार्ट, इन छोटे बड़े जो है आपके बॉडीज से जो है आपके एक तरह से इकट्ठा हो गया, बंध गया। और जब ये पूरी की पूरी जो आपके एक तरह से जो आपका स्पेस है, जब इन जो है बॉडीज से भर गया, तो इसी के ग्रुप को, इसी के जो है आपके एक तरह से कलेक्शन ऑफ स्टार्स को या ग्रुप ऑफ स्टार्स को, इन्हीं को क्या कहा गया, यूनिवर्स का फॉर्मेशन। तो यूनिवर्स क्या है, ये है आपके ग्रुप ऑफ स्टार्स, या आप ये कह सकते हैं कलेक्टिवली ऑल द स्टार्स। तो जितना भी स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इस तरह से फॉर्म हुआ। स्टार्स क्या है, ऐसे जो है सेलेस्टियल बॉडीज, बड़े बॉडीज जिनके पास खुद की एनर्जी होती है, जिनके पास हीट भी होती है, लाइट भी होती है, वो सब क्या होते हैं, वो स्टार। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टार का नाम क्या है, सन। तो हमने उसको सन नाम दे दिया। तो रात में दिखने वाले तारे और दिन में दिखने वाला सूरज जो है, वो दोनों एक ही है। क्यों रात वाले तारे छोटे दिखाई पड़ते हैं, दूर होते हैं, और क्यों हमारा सूरज पास है, नजदीक है, बड़ा दिखाई पड़ता है। ये सब धीरे धीरे करके आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे, ये कुछ में कोई फर्क नहीं, वही सेम है। बस ये है कि हम लोग के नजदीक है हमारा तारा जो है। हमारे तारे का नाम क्या है, हमने, क्योंकि हर एक चीज का हम लोग नाम देते हैं कि कहीं खो ना जाए कोई चीज, हम सबका नाम होता है। तो उसी तरह से हमने अपने तारे को नाम दे दिया है सन का। तो सन हमारा तारा है, और उस सन को जो है क्योंकि हमारे नजदीक है, तो इसलिए जो है एक तरह से हमें बड़ा दिखाई पड़ता है, उसकी आती हुई एनर्जी हमें मिलती है। जबकि और स्टार बहुत दूर है, वहां से ना तो बहुत ज्यादा लाइट आती है और ना ही बहुत ज्यादा जो है आपके हीट आती है। तो हीट तो नेग्लिजिबल होती है, लाइट आ जाती है, जिसकी वजह से वो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई पड़ते हैं। तो ये यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जब ढेर सारे तारे बन जाएंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके क्लासेस हैं, क्लासेस में ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इसमें क्या होता है कि जब सब एक साथ रहने लगते हैं, तो कुछ दिन के बाद दोस्ती होने लगती है सब में। तो छोटे छोटे ग्रुप बन जाते हैं, आप लोग का भी बन जाता है ना। तो जो ग्रुप बन जाते हैं, जो आपके एक तरह से मान लीजिए कि आप 4-5 लोगों का ग्रुप बन गया, आप 5 लोगों का ग्रुप बन गया, तो अब ये ग्रुप एक साथ सारा काम करता है, पढ़ता भी है। फिर उसके बाद जब लंच ब्रेक होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, आप एक साथ टिफिन भी करते हैं, ये सारी चीजें एक साथ करने लगते हैं। तो इन्हीं ढेर सारे स्टूडेंट्स में अगर आप देखें तो छोटे छोटे ग्रुप बन गए। उसी तरह ढेर सारे स्टार्स में से छोटे छोटे जो है आपके स्टार्स के ग्रुप बन जाते हैं, ये छोटे छोटे स्टार्स के ग्रुप बन जाते हैं। ये इस यूनिवर्स के चारों तरफ जो है रेवोल्यूशन तो कर रहे हैं। ये क्या करने लगते हैं कि जो ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, ये अपने बीच सेंटर के चारों तरफ मूव करने लगते हैं और एक साथ ग्रुप में रहने लगते हैं। ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स हो जाते हैं जो कि आपके रहने लगते हैं। इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या कहा जाता है, इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को कहा जाता है गैलेक्सी। इसका मतलब कि तारों से, स्टार्स से हमारा यूनिवर्स बना है, और यूनिवर्स में ढेर सारी गैलेक्सियां हैं। तो ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, और न्यूमरस गैलेक्सीज की वजह से, गैलेक्सीज क्या हुआ, एक जैसे तारे, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो परफॉर्म करते हैं एक जैसे,
एक तरह से रहते हैं, एक तरह से जो है आपके जो है बिहेव करते हैं, वो सब जो है आपके गैलेक्सीज के रूप में हो जाते हैं। तो इस तरह से ढेर सारी गैलेक्सीज होगी। अब इस गैलेक्सी में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए कि हम इस गैलेक्सी में हैं, तो हर गैलेक्सी का भी नाम होगा, जैसे हर तारे का नाम है, हर स्टार्स को नाम दिया जाता है पहचानने के लिए, उसी तरह से हर गैलेक्सी को नाम दिया जाता है। तो हमने पहचान के लिए अपनी गैलेक्सी का नाम क्या रख दिया? अपनी गैलेक्सी का नाम रख दिया आकाश गंगा। तो आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी का नाम है। गैलेक्सी ढेर सारी है, ये भी गैलेक्सी है, ये भी गैलेक्सी है। तो इस तरह से ढेर सारी गैलेक्सीज हैं जो आपके एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर के यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती है, और हमने अपनी गैलेक्सी का नाम जो दिया वो दिया आपके आकाशगंगा। अब आकाशगंगा क्यों दिया गया है, या आकाशगंगा जो है आपके किस लिए दिया गया या किस प्रकार से दिया गया? एक्चुअल में क्या था कि इनिशियली जो है साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि तारों का एक ऐसा, जैसे लगता था कभी कभी देखने पर, क्योंकि ये पहले मॉनिटरिंग किया जाता था, पहले लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा टेलीस्कोप थे नहीं, तो इसलिए आंखों से ही देखा करते थे सारी चीजें। तो जब जो रात होती थी, रात में जब वो स्काई देखते थे तो तारों से भरे हुए स्काई होते थे। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे तारे एकदम बहुत ज्यादा है और कुछ जगह तारे एकदम कम है, तो अक्सर उनको ये दिखाई पड़ता था बैंड ऑफ स्टार्स, ऐसे जैसे स्टार्स का एक पतला सा बैंड चला जा रहा है। तो ये बैंड ऑफ स्टार्स जो है आपके एक तरह से होता था, और सारे तारों का ऐसा लगता था कि जैसे तारों का बहाव हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि वो चमकते थे, तो इसलिए ऐसा लगता था कि सारे तारे बहते हुए चले जा रहे हैं एक तरफ। क्योंकि हम लोगों का अर्थ मूव करता है, तो अर्थ मूवमेंट से तारों का भी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसा लगता है कि तारे जैसे बह रहे हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ गंगा नदी रहती है, तो गंगा नदी कहां पे है? गंगा रिवर जो है वो हम लोगों के अर्थ पे है। तो यहां पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिमाग लगाया कि ये तारे क्योंकि खिसक रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ऊपर भी एक गंगा बह रही है आकाश में, जिसमें तारे बह रहे हैं। इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया इसको? आकाश गंगा का, कि आकाश में बहने वाली गंगा जिसमें कि आपके तारे फ्लोट कर रहे हैं। और इसी आकाश गंगा में जहां पे ज्यादा तारे दिखाई पड़ते थे, ऐसा लगता था कि जैसे तारों का रास्ता हो, सारे अपने रास्ता बना करके जा रहे हैं, तो ऐसे रास्ते हुआ करते थे। तो बड़ा खूबसूरत नजारा होता था एक तरफ का कि यहाँ पूरे पूरे तारे जो है इस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे रास्तों को, ऐसे बैंड को क्या कह दिया गया? ऐसे बैंड को कहा जाता था मिल्की वे। मिल्की क्यों कहा जा रहा है? तो तारों की वजह से दूधिया रंग है, तो वे क्या होता है? रास्ता होता है। तो ऐसा क्या है? दूधिया रास्ता, अर्थात तारों का एक रास्ता बना हुआ है, एक पाथ बना हुआ है जो भी दिखाई पड़ता है। तो नॉर्मली क्या है, मिल्की वे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी गैलेक्सी तो हम लोग नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए कि सन ये है हमारा, और यहीं पर हम लोग मान लीजिए अर्थ ये यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो हम लोगों के जो गैलेक्सी है हमारी, उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। और इस आकाशगंगा में ढेर सारे स्टार्स हैं। जब ढेर सारे स्टार्स हैं, तो अब इन स्टार्स में से जो हमारा तारा है, जो हमारा सन है, और यहाँ पर हम लोग हैं, तो अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे, अर्थ से अगर हम लोग देखेंगे, क्या हमें पूरी आकाशगंगा या गैलेक्सी दिखाई पड़ सकती है? कभी नहीं, क्योंकि गैलेक्सी तो चारों तरफ है ना स्पेस में। अगर हम देखेंगे तो अर्थ की तरफ अगर मान लीजिए हम लोग हैं, स्फीयर की तरफ मान लीजिए हम लोग यहाँ हैं, तो हम लोग यहीं के जो स्टार्स देख सकते हैं, नीचे वाले कहाँ देखेंगे? जबकि चारों तरफ ये घिरा हुआ है स्टार्स। तो चारों तरफ जब स्टार्स से घिरा हुआ है, तो इसका मतलब कि हम एक ही तरफ का स्टार देख पा रहे हैं, इसके मतलब हम गैलेक्सी को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, गैलेक्सी का कुछ पोर्शन ही देख पा रहे हैं। और कुछ पोर्शन जो हमारा गैलेक्सी का दिख रहा है, वो इसी तरह से दिखाई पड़ता है जैसे कोई एक रास्ता गैलेक्सी का। इसीलिए आकाशगंगा
जो हमारी गैलेक्सी है उसका जितना पार्ट हमें नेकेड आई से रात के समय दिखाई पड़ सकता है वही क्या कहलाता है, दैट इज मिल्की वे। तो मिल्की वे क्या है, एक आप ये कह सकते हैं गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है, पूरी गैलेक्सी नहीं है। गैलेक्सी अलग चीज हो गई, गैलेक्सी क्या हो गई, ग्रुप ऑफ स्टार्स हो गए जो एक जैसा बिहेव करते हैं, वो गैलेक्सीज हो गई। ढेर सारे गैलेक्सीज से मिलकर क्या बना, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और ये गैलेक्सीज में क्या है, स्टार्स। तो स्टार्स जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यूनिवर्स कैसे बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज जो है, इसी गैलेक्सी में एक हमारी गैलेक्सी होगी जहां हम लोग होंगे और बाकी गैलेक्सीज ढेर सारी इस तरह से मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं जो कि आपके एक तरह से यूनिवर्स में माना जाता है। और आकाश गंगा जो है एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी का पूरा नाम है। और इसका वो पार्ट जो हम लोग देख सकते हैं नेकेड आई से, जितना पार्ट, वो पार्ट क्या कहलाता है, मिल्की वे, जो कि एक रास्ते को कहा गया था, जो कि आपके एक तरह से कहा जाए एक बैंड को कहा गया था, जहां पर तारों का एक बैंड, एक रास्ता दिखाई पड़ता है, तो उसी को मिल्की वे कहा जाता है। तो दूसरे जो है आपके वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं रात के टाइम जो देखने वाले तारे हैं वो एक बैंड है, एक रास्ता है जो कि हमें दिख रहा है केवल, जबकि पूरी गैलेक्सी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए जो है इस बैंड को जो रात में हमें दिखाई पड़ता है, जितना हम नेकेड आई से देख लेते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वो आपके मिल्की वे हो जाता है, जो आपके दिखाई पड़ता है। अब देखिए, आप खुद सोचिए, जैसे हमारा स्टार है, इसी तरह ढेर सारे स्टार्स हैं, असंख्य तारे हैं, न्यूमरस स्टार्स हैं। जैसे स्टार के पास, जैसे हमारे सन के पास ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, अभी हम लोग जो है डिफाइन करेंगे प्लैनेट्स को, ढेर सारे प्लैनेट्स हैं, उसी तरह हर जो है आपके एक तरह से इसके पास प्लैनेट्स हैं, हर सन के पास प्लैनेट्स हैं। अब आप ये सोचिए, हर सन के पास इसी तरह का सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम किसको कहता है, सन और उसकी पूरी फैमिली। तो सन और उसके साथ सारे प्लैनेट्स को अगर हम एक साथ रखें तो वो पूरी फैमिली हो गई। तो उस सन के किसी भी तारे की पूरी फैमिली होती है, उसी को कहते हैं सोलर सिस्टम। इसके मतलब ढेर सारे सोलर सिस्टम्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर ढेर सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ढेर सारे अर्थ भी होंगे। अब हम लोग क्योंकि बहुत ज्यादा तो पता लगा नहीं पाए हैं, हम लोग सिर्फ अर्थ पर ही पता लगा पाए। हो सकता है जैसे गॉड, खुदा, अल्लाह जिसको हम लोग बोलते हैं, भगवान, तो जो भी आपके एक तरह से हम लोग बोलते हैं, तो हो सकता है कि गॉड ने, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम लोग तो अर्थ पे है, अर्थ पे हम लोगों को पता है कि हाँ जिंदगी यहाँ पर है, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह की मर्जी कुछ और हो, कई जगह जिंदगी हो, कई जो है प्लैनेट्स पर जिंदगी हो। तो हम लोगों को क्योंकि जो चीजें बताई गई, हम लोगों को जो निर्देश दिए गए, डायरेक्शन दिए गए, वो हम लोग को यहाँ के लिए दिए गए, अर्थ के लिए दिए गए। लेकिन अब अल्लाह ताला ने कहां कहां जिंदगी रखी है ये हम लोगों को नहीं पता। कितने ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहां पर जिंदगियां होंगी तो नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी सोलर सिस्टम को ही कायदे से पढ़ नहीं पाए हैं, हम दूसरे सोलर सिस्टम की क्या बात करें। तो क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सोलर सिस्टम में जिंदगी हो सकती है, उसी तरह कहीं पर भी, किसी भी सोलर सिस्टम में कहीं पर भी जिंदगी हो सकती है। क्योंकि हम लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को जो है जैसे मान लीजिए कि इस्लाम की तरफ से डायरेक्शन दिया जाता है, जैसे होली बुक हम लोगों की कुरान है, तो कुरान में जो हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया है रहने का, जो है आपके एक तरह से गुजर बसर करने का, वो हम लोगों को अर्थ पर दिया गया है। हो सकता है इसी तरह के ढेर सारे अर्थ हो और अल्लाह ताला ने हर जगह के अलग अलग जो है वो दी हो, हम लोगों को नहीं पता। तो हो सकता है लाइफ हर जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो साइंस आज इस बात को भी ध्यान देने की कोशिश कर रही है कि कहां कहां लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और जिसका जो है जीता जागता मिसाल ये है कि जैसे आप देखते हैं, अभी आप आगे से करके पढ़े, जैसे देखते हैं एलियंस फिल्म आती है, जैसे आपने देखा होगा पीके फिल्म जो आपने देखा, या फिर ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी, तो जादू करके जो था, वो क्या था, ये कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। अर्थ पर ऐसे लोग आए हैं जो कि
अर्थ के नहीं है, वो कहां से आए हैं, किस जगह से हैं, बहुत पावरफुल लोग होते हैं। तो ये जो पीके फिल्म बनाई गई है, ये ऐसे हवा में नहीं बना दी गई, ये रियलिटी पर बनाई गई है। इसका मतलब वो कहीं दूसरे सोलर सिस्टम से आए हुए लोग थे अर्थ पे, लेकिन किस सोलर सिस्टम से आए थे आज तक हम लोग पता नहीं लगा पाए। उनके पास हो सकता है बहुत पावर हो, कुछ भी हो। तो अगर कहीं पर कहीं जिंदगी है तो भी अल्लाह ताला ने ही दी होगी। तो अब क्या है, हो सकता है कि आपकी पता नहीं कितने सोलर ऐसे सिस्टम्स हैं जहां पर जिंदगियां हो। तो हम लोग क्योंकि अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पर अर्थ में हमें जिंदगी दिखाई पड़ती। तो हम अपने अगर इस गैलेक्सी के बारे में जो है आपके एक तरह से जाने, तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, दैट इज आकाशगंगा। आकाशगंगा का वो पार्ट जो हम लोग देखते हैं एक जो है आपके एक तरह से रास्ते के रूप में, वो क्या होता है, मिल्की वे, जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और इसी से जो है आपके मिल्की वे है, इसमें ढेर सारे स्टार्स हैं और हर स्टार की अपनी फैमिली है। स्टार्स की फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, आपके सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम पे आने से पहले हम लोग एक दो चीज और देखें, जैसे कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है, इन्हीं तारों में कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, गौर से देखते तारे, कुछ तारों से कुछ शेप बन रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ तारे मिलाने पर कुछ शेप बनते हैं। तो अगर मान लीजिए कि इन जो है आपके कुछ तारों को मिलाने से जो है एक शेप का फॉर्मेशन हो, तो इसको क्या कहते हैं, आपके कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। कॉन्स्टेलेशंस आपके इसको कहा जाता है। तो ये कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं, जो आपके इस तरह के ढेर सारे शेप्स देखे गए पूरे उसमें। तो जगह जगह पर साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ रशिया से बैठ करके देख रहे हैं, कुछ अमेरिका से बैठ करके देख रहे हैं, कुछ ब्रिटेन से बैठ के देख रहे हैं, कुछ इंडिया से बैठ के देख रहे हैं। तो हर जगह का व्यू अलग अलग होता है। तो इस तरह से तारों को मिलाने से एक शेप मिलता है और उस शेप को कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स which make any shape, कोई भी अगर शेप बनाता है तो उसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। जैसे जो है आपके एक तरह से उसर मेजर एक जो है आपके एक तरह से पूरा जो है ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेलेशन है। और उसी तरह से उसी जो है इसको कहा जाता है सप्त ऋषि। सप्त क्या होता है, सेवन ऋषि, सेजेस, जो तो सात जो है माना ऐसा गया, जिन्होंने बनाया उनका ये मानना है कि सात ऋषि जैसे बैठे हैं और सात ऋषियों को जोड़ने पर ऐसा लगता है भालू का आकार बन जाता है। तो बियर कॉन्स्टेलेशन भी इसको कहा जाता है, भालू का आकार बन जाता है। तो और भालू का आकार बन जाता है और ये जो आपके बियर होता है, जो आपके दिखाई पड़ता है, वो आपके सात तारों से मिलकर के बना है, इसीलिए इसको सप्त ऋषि का नाम दिया गया है। तो सप्त ऋषि भी कहते हैं और आपके एक तरह से जो है इसको जो है बियर के फॉर्म में भी कहा जाता है। तो बियर भी है, भालू जैसा दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के ढेर सारे कॉन्स्टेलेशन है जिसमें से जो जिनका शेप या जो आपकी एक तरह से पर्टिकुलर शेप देखा गया, उसमें से 72 कॉन्स्टेलेशंस जो है आपके पूरे यूनिवर्स में ऐसे देखे गए, हमारी आकाशगंगा में ऐसे देखे गए कि 72 कॉन्स्टेलेशंस कुछ ना कुछ शेप बना है। अब तक के लोग ऐसा तो बहुत सारे लोगों ने दावे किए हैं और हजारों की तादाद में ये है, लेकिन 72 कॉन्स्टेलेशंस ऐसे हैं जिनको पर्टिकुलर एक शेप मिला हुआ है। ये कॉन्स्टेलेशंस कहलाते हैं। तो कॉन्स्टेलेशंस क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो एक पर्टिकुलर शेप को बनाते हैं, जिनके मिलाने वाले शेप, जैसे अक्सर आपने देखा होगा बच्चों में कि किताबों में अक्सर आता है कि नंबर्स को मिलाओ, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 से 4, जब सारे नंबर्स मिला देते हैं तो हम लोग देखते हैं एक शेप बन गया। तो उसी तरह से ये भी आपके होते हैं कि तारों को मिलाने पर कोई एक शेप का फॉर्मेशन होता है। उस शेप को जब हम लोग जो है आपके बनाते हैं तो उसी को हम लोग कॉन्स्टेलेशन का नाम देते हैं। ये कॉन्स्टेलेशंस हो जाते हैं जो कि पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। तो अगर हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम क्या है या सन की फैमिली क्या है, तो इसके बारे में अगर हम लोग डीपली देखें तो बेसिकली जितने भी स्टार्स, इवन हमारा सन,
जितने भी स्टार्स हैं या जितने भी बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज, सारी सेलेस्टियल बॉडीज, उन सब में दो जो है आपके एक तरह से मूवमेंट जरूर होते हैं। एक मूवमेंट क्या है, अपने एक्सेस पे घूमना, अपनी जगह घूमना, जैसे फैन मूव कर रहा है, अपनी जगह पे मूव कर रहा है, वो अपनी जगह को नहीं छोड़ रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, रोटेशन। तो ये रोटेशन हो जाता है। तो अब ये रोटेशन कर रहा है। जब हम अपने प्लेस को छोड़ दें और किसी सेंटर के चारों तरफ घूमें, जैसे अभी हम स्टिक को ऐसे घुमा रहे हैं तो ये रोटेशन कर रही है, लेकिन अब इस स्टिक को हम इस सेंटर के चारों तरफ घुमा रहे हैं तो इस सेंटर के चारों तरफ ये घूम रही है, तो इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो हर एक पिंड रोटेशन भी करता है, रोटेशन करने का मतलब अपनी जगह पर घूम रहा है, और हर एक जो है पिंड जो होता है, सेलेस्टियल बॉडी जो होता है, रेवोल्यूशन भी करता है। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो अब यहां पर क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स, इवन हमारा सन भी जो है, सन जो होता है ये हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के सेंटर के चारों तरफ मूव कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, और अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है जितने भी आपके सन। लेकिन सन जहां जा रहा है, कहीं पर भी मूव कर रहा है, तो अपने साथ सारे अपने प्लैनेट्स को लेकर के आ रहे हैं। तो अपने प्लैनेट्स को साथ में लेकर के जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस मूव कर रही है, बस अगर मूव कर रही है तो बस में ढेर सारे लोग बैठे हैं। बस की स्पीड है सपोज कर लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर बस की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है तो बस में बैठे हुए लोगों की स्पीड कितनी होगी, वो भी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी तो कहेगा हम तो रुके हुए हैं, हम तो एक सीट पे बैठे हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो आप बस के साथ मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो बस के रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड 0 है, जबकि आपकी भी स्पीड है, जिस स्पीड से बस जा रही है उसी स्पीड से आप भी जा रहे हैं, लेकिन बस के रिस्पेक्ट में 0 है। वही चीज यहां है। सन रेवोल्यूशन तो कर रहा है, लेकिन सन जहां जाता है वहां अपने सारे प्लैनेट्स को लेकर के जाता है। तो कहीं पर भी सन मूव करेगा अपने सब प्लैनेट्स को लेकर जाता है। इसलिए हमारे प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में सन रुका हुआ है, फिक्स है, जबकि सन कहीं कोई भी चीज फिक्स नहीं है। यूनिवर्स में जितनी चीजें हैं सब दो तरह के रोटेशन कर रही हैं। तो अब उनके पास रोटेशन भी है, रेवोल्यूशन भी है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्लैनेट्स, प्लैनेट्स को कहा जा रहा है, अभी हम डिफाइन करेंगे प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व कर, इनका रेवोल्यूशन ऐसे हो रहा है। सन अब देखिए सन से जो निकला छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं ठंडे हो गए, और ठंडे होने के बाद अब इनके अंदर ये वाली जो है आपके प्रोसेस नहीं चल रहा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं चल रहा है। ये ठंडे हो गए, ठंडे होकर ये ठोस हो गए, सॉलिड हो गए, तो इसलिए लैंड सरफेस में कन्वर्ट हो गए। इसकी सब क्या कहलाए, प्लैनेट्स। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास हीट और लाइट जैसी एनर्जी नहीं होती, वो सब क्या कहलाते हैं, प्लैनेट्स कहलाते हैं, जो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ऐसे सारे जो है आपके इसको जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे जो है आपके एक तरह से प्लैनेट्स होते हैं जिसमें अगर देखा जाए तो जो प्लैनेट्स हैं वो आपके एक तरह से ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होंगे जिनके अंदर एनर्जी नहीं होगी। और प्लैनेट्स के साथ एक और चीज है, हर सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास एनर्जी नहीं है वो प्लैनेट्स नहीं हो सकते। उसके साथ एक और कंडीशन है, उसको सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करना पड़ेगा, स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व भी करना पड़ेगा। अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व नहीं कर रहा है तो वो प्लैनेट नहीं है। तो प्लैनेट की दो डेफिनेशन हो गई। प्लैनेट की एक डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसी बॉडी जिसके पास एनर्जी नहीं है, खुद की एनर्जी नहीं है, बल्कि सूरज की रोशनी जब पड़ती है तब वो चमकता है, या सूरज की रोशनी से उसको जो है एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, लेकिन खुद की एनर्जी उसके पास नहीं है। और दूसरी चीज सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसे हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेट्स में जैसे आप जानते हैं पहला प्लैनेट हमारा है मरकरी, जो नियरेस्ट टू द सन। मरकरी के बाद है वीनस। इनकी जो है आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जो है आगे चल करके क्लासेस में पढ़ेंगे।
डिटेल में मरकरी है, वीनस है, और फिर थर्ड स्टेज पर आकर के तीसरा, यहां से थर्ड पोजीशन के सन से अर्थ होता है। यही हम लोग का प्लैनेट है जहां पर हम लोग जो है आके रहते हैं। तो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, जो कि आपके ये रहता है। अब अर्थ पूरा रेवोल्यूशन करता है कितने दिन में? 365 1/4 डेज। तो लगभग जो है 365 डेज जो है आपके लगते हैं, और लगभग 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले 6 आवर्स आपने छोड़ दिए, 365 डेज ले लिए, इसको छोड़ दिया। अगले साल फिर आपने छोड़ दिया इसको, तो 6 घंटे मिलके कितने हो गए? 12 घंटे। फिर अगले साल फिर आपने 6 घंटे छोड़ दिए, अब कितने हो गए? 18 घंटे। अब जब चौथे साल आप आएंगे 365 डेज और ये 6 आवर्स आ जाएंगे, तो 6 + 6 + 6 जो हम छोड़ रहे हैं ये मिलकर के 1 डे बन गया, एक दिन बन गया। तो 365 के साथ एक दिन जोड़ करके 366 डेज हो जाते हैं। तो हर चौथे साल 366 दिन होते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, लीप ईयर। तो अप्रॉक्सीमेट 365 डेज 6 आवर्स होते हैं, जिसमें 6 आवर्स को हम निगलेक्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि 1 ईयर किसको कहा जाता है? 1 ईयर वो पीरियड है जिसमें अर्थ एक रेवोल्यूशन पूरा करता है सन के चारों तरफ। तो ये क्या है? ये एक तरह से आपके एक ईयर का टाइम है, 1 ईयर का जो है पूरा टाइम, जिसको 365 डेज 6 आवर्स होते हैं। 6 आवर्स को छोड़ते चले जाएंगे, फिर ये 6 आवर्स मिल करके चौथे साल एक दिन बना देंगे। यही एक दिन 365 में ऐड होकर के 366 हो जाता है। और इसीलिए फरवरी में 29, अब इसमें ऐसे फरवरी 28 की होगी, लेकिन यहां पे आकर के 29 की फरवरी हो जाती है। तो फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। तो अब यहां पर क्या है कि जो 28 दिन की फरवरी थी, अब 29 दिन की फरवरी होगी हर चौथे साल। तो हर 4th ईयर में आपके एक जो है घंटे इस तरह से जुड़ते चले जाते हैं। तो ये जो है आपके लीप ईयर, इसको हम लोग कहते हैं, लीप ईयर का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। अब देखिए, अर्थ का रेवोल्यूशन की वजह से कभी अर्थ यहां है, कभी अर्थ यहां है, कभी अर्थ यहां है, तो इसको अलग अलग एनर्जी मिलेगी। जब अलग अलग एनर्जी मिलेगी तो इसका मतलब कभी ज्यादा एनर्जी, कभी कम एनर्जी, कभी हीट ज्यादा होगी, कभी कम होगी। और इसी वजह से हम लोगों को क्या मिलता है? कभी गर्मियां मिलती है, कभी सर्दियां मिलती है। इसके मतलब कि अर्थ के रेवोल्यूशन से हमारे किस चीज क्या चीज बनते हैं? हमारे सीजन्स बनते हैं। तो सीजन्स जो बनते हैं वो कैसे? इस रेवोल्यूशन से। तो जब भी रेवोल्यूशन होता है तो अर्थ का रेवोल्यूशन जो है ये सीजन चेंज करता है। विंटर्स आ जाते हैं, समर्स आ जाते हैं, रेनी सीजन आ जाता है। तो ये सब कैसे आता है? ये आपके रेवोल्यूशन के टाइम, क्योंकि इस रेवोल्यूशन के टाइम आपके यहां पर जितने भी आपका सोलर एनर्जी है वो आपके चेंज कर रही है, जो अर्थ पर जा रही है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये अर्थ है रिवॉल्व कर रहा है अपने, अब रिवोल्यूशन से क्या हुआ? सीजन में चेंज आया, अपने एक्सिस पर ये मूव कर रहा है। जब ये इस अपने एक्सिस पर मूव करेगा, रोटेशन करेगा, तो रोटेशन से क्या होता है? हाफ पार्ट जिस पर सन की रेज पहुंचती है, यहां पर दिन होता है, डे होता है, और पीछे वाला पार्ट जहां पर एनर्जी नहीं पहुंचती है या लाइट नहीं पहुंचती, वहां पर क्या होता है? नाइट। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तो जो आधा पार्ट सन के सामने होता है वहां पर दिन होता है, और जो आधा पार्ट सन के अपोजिट होता है वो क्या हो जाता है? रात में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर यही चीज घूम करके रात वाला दिन में कन्वर्ट हो जाएगा, दिन वाला रात। तो अब रोटेशन से क्या हो रहा है? दिन और रात बन रहा है। तो जहां दिन था वहां पर थोड़ी देर बाद रात आ जाएगी, जहां रात था वहां दिन आ जाएगी, इसलिए पूरा रोटेशन होता है। तो जिस टाइम हम लोगों के यहाँ दिन शुरू हो जाता है, आप देखें जैसे वेस्टर्न पार्ट में जाए तो जैसे मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब में क्या होने लगता है? शाम होने लगती है, रात होने लगती है।
हम लोग दिन की तरफ भागने लगते हैं, वहां पर रात की तरफ लोग भागने लगते हैं। तो हम लोगों का जो दिन का टाइम होता है वो उनके यहाँ रात का टाइम होता है। हमारे यहाँ जब रात हो जाएगी वहां पर दिन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अपोजिट उसमें रहते हैं, दूरी है। तो दिन और रात, तो हम लोग अगर इंडिया अगर यहाँ है सपोज कर लिए डे में, तो जो यूएसए है वो यहाँ पे है। तो जब इंडिया में दिन रहता है तो यूएसए का जब दिन होना शुरू होता है, दोपहर की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, इन लोग रात की तरफ पढ़ते हैं, इन लोगों के यहाँ रात होने लगती है। ये अपने एक्सेस पर रोटेशन कर रहा है। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, डे और नाइट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेवोल्यूशन से क्या बनता है, सीजन में चेंज आता है, और अपने एक्सेस पर रोटेट करने से क्या होता है, डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। तो डे और नाइट इसमें बनता है। तो इसलिए ये जो आपके एक तरह से डे और नाइट बन रहा है, ये अर्थ के लिए, तो ये अर्थ का फॉर्मेशन है, अर्थ है जो कि आपके इस तरह से इसको फॉर्म करता है, डे और नाइट को। तो ये जो अगर आप लोग देखें तो अर्थ पर जो डे और नाइट का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू रोटेशन और ड्यू टू रेवोल्यूशन, सीजन में चेंज आता है। तो जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, उसके बाद फिर मार्स है, मार्स के बाद जुपिटर है जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हम लोग का, जुपिटर के बाद सैटर्न है, सैटर्न के बाद आगे चल करके यूरेनस है, और फिर नेपच्यून। लास्ट में पहले प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन जब से डेफिनेशन डिफाइन की गई प्लैनेट्स की, तो प्लूटो उस डेफिनेशन में नहीं आ पाया। इसलिए पहले 9 प्लैनेट्स थे, तो 9 प्लैनेट प्लूटो को हटा दिया गया। आज हमारे पास क्या है, 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये प्लैनेट्स जो आपके होते हैं, ये हैं 8 प्लैनेट्स। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये सब जो है इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, सब रिवॉल्व कर रहे हैं, सब के चारों तरफ ऐसे जो है रेवोल्यूशन करते हैं। तो ये तो हम लोगों का अर्थ यूनिक क्यों है, कभी कभी ये भी कहा जाता है अर्थ इज अ यूनिक पार्ट। अगर हम जो है सारे जो है प्लैनेट्स हैं, क्यों यूनिक है, इस पर एग्जिस्टेंस वाटर और ऑक्सीजन की पाई जाती है, और वाटर और ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। जितने भी प्लैनेट्स हैं कहीं पर लाइफ नहीं है, तो यहाँ पर लाइफ जो है आपके एक तरह से एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये यूनिक प्लैनेट है। और इसमें ज्यादातर एरिया पे जो आप देखते हैं तो लगभग 70.8% पार्ट पर, क्योंकि वाटर सरफेस आता है, इसलिए जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें ब्लू कलर की जो है आपके अर्थ दिखाई पड़ता है। क्यों ब्लू दिखाई पड़ता है, ये थोड़ा सा हायर स्टडी में हम लोग जाते हैं। स्कैटरिंग ऑफ जो है आपके एक तरह से कहा जाए, स्कैटरिंग एक प्रोसेस होता है फिजिक्स में, उसकी वजह से हमें नीला दिखाई पड़ता है। पानी का रंग नीला नहीं होता, पानी नीला नहीं दिखाई पड़ता, तो लेकिन स्कैटरिंग की वजह से कैसे दिखाई पड़ता है, ये थोड़ा सा हायर स्टडी में आता है। तो आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को बताना बहुत डीप हो जाएगा। तो ये जो है बाहर से देखने पर ये नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो जिसे ब्लू प्लैनेट है। अभी हम लोग प्लैनेट की खैर बहुत डीपली नहीं जा रहे हैं। जुपिटर सबसे बड़ा जो है आपके ये हो गया, और अब पहले प्लूटो सबसे छोटा प्लैनेट था, अब मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है। इसमें से सैटर्न के पास रिंग्स है, यूरेनस के पास रिंग्स है, और जुपिटर के पास भी रिंग्स है। ये 3 ऐसे प्लैनेट हैं जिनके पास रिंग्स है। रिंग किस तरह की है, एक्चुअल में जुपिटर पे पाई जाने वाली जो रिंग्स हैं वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत हल्की, ये धूल के कण है। जैसे धूल उड़ती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बस वही पार्टिकल्स जो एक आंधी की तरह से चल रहे हैं चारों तरफ। ये क्या है, ये बहुत बड़े जो है आपकी क्वांटिटी में है धूल के कण, इसलिए दूर से एक बड़ी रिंग दिखाई पड़ती है। तो ये दिखाई पड़ती है, ये टेलीस्कोप से दिखाई पड़ती है, ये नहीं दिखाई पड़ती। जबकि जुपिटर के पास में रिंग है, तो रिंग्ड प्लैनेट ऐसे तो सैटर्न को कहते हैं, लेकिन यूरेनस और जुपिटर भी रिंग्ड प्लैनेट है, इनके पास में रिंग होती है। तो इस तरह से रिंग क्या है, ये धूल भरी आंधी होती है। इसका मतलब कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट घिरा हुआ है ढेर सारे जो है कंकड़ पत्थरों से और धूल से,
और कंकड़ पत्थर और धूल की एक आंधी चल रही है चारों तरफ, और ये जो आंधी चल रही है ये हमें बाहर से एक रिंग के शेप में दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको रिंग्ड प्लैनेट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए जैसे कुछ चीजें बचती हैं, जैसे पोल स्टार। पोल स्टार क्या है? अर्थ से जब हम अपने, जब कहीं पे अर्थ है, अर्थ से कई चीजें जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिखाई पड़ती है। पहली चीज, पहला आता है मून। मून क्या है? जिस तरह से सन से अर्थ निकला, अर्थ जब ठंडा हो रहा था उससे मून निकला। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये जा रहा है सन, अर्थ यहां आया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, इस तरह से अर्थ मूव कर रहा है। जो मून है वो क्या कर रहा है? ये अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, ऐसे चल रहा है। जहां जहां अर्थ जा रहा है वहां का मून भी आ रहा है। तो मून किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के। अर्थ किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है? सन के। और सन के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है उसी को हमने क्या नाम दिया था? प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स को के चारों तरफ जो घूमते हैं उन सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। तो देखिए प्लैनेट और सैटेलाइट में बस थोड़ा सा फर्क है, बाकी सारी चीजें हैं। पहली चीज ये, जिनके पास एनर्जी ना हो, हीट और लाइट, दोनों के पास नहीं है, दोनों के पास कोई एनर्जी नहीं, बल्कि सूरज की रोशनी ही इनको मिलती है चमकने के लिए भी और सारी चीज। जैसे चांद है, चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। मून जो हमारा है उसके पास कौन सी रोशनी? कोई रोशनी नहीं। जो सूरज की रोशनी जाती है, पड़ती है, वही उस पर चमक देती है। तो मून जो है आपके अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और मून जब चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो अब अगर आप देखें तो स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहा गया? प्लैनेट। प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहा गया? सैटेलाइट। अब जैसे हमने अपने प्लैनेट का नाम पहचानने के लिए कि हमारा प्लैनेट कौन सा है जिसपे हम लोग रहते हैं, इसको हमने नाम दे दिया अर्थ का। अगर हम नाम ना देते, हम लोग सबका नाम क्यों देते हैं? हम लोग अपना नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि और लोगों से हम अलग हैं। उसी तरह से हमारा अर्थ भी पहचाना जाए कि हमारे जहां हम रहते हैं उसको अर्थ कहते हैं। उसी तरह हमने अपने सैटेलाइट को नाम क्या दे दिया? मून का। तो इस तरह से मून जो है आपके देखने को मिलते हैं, जिससे मून होते हैं। तो अब जैसे ये कोई जरूरी नहीं कि सबके पास एक ही मून हो। आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके जैसे मार्स पे आप गए, यहां पर 2 मून आपको दिखाई पड़ेंगे, यहां पे 2 मून है। जब आप जुपिटर पे जाएंगे तो जुपिटर पे जाएंगे तो 67 मून्स हो जाते हैं। तो अब जो बड़े दिखाई पड़ते हैं, इनकी जो है जो आपके एक तरह से नंबर्स हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज कैसे कर रहे हैं? हम लोग खोज कर पा रहे हैं वो पहले से, लेकिन हम खोज कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि मून सिर्फ एक ही होता है, चांद एक होता है। हर प्लैनेट पे आप जाएंगे, हर प्लैनेट पे अलग अलग जो है आपको चांद दिखाई पड़ेंगे। तो इसकी डिपेंड करता है कि कितने चांद होते हैं। आप जैसे यूरेनस पे गए, 28 चांद आपको दिखाई पड़ेंगे, 28 चांद निकले रहेंगे। तो इस तरह से जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि चांद क्या है, सैटेलाइट्स क्या है, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? वो आपके मून हो जाते हैं, जो कि जो है आपके उसमें होते हैं। और सबसे ज्यादा मून किसके पास है? जुपिटर के पास है, उसके बाद सैटर्न के पास है, उसके बाद यूरेनस के पास है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो नेपच्यून के पास, फिर उसके बाद जो है मार्स, और फिर इसके, इन दोनों के पास कोई भी मून नहीं है। इसके मतलब इनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो इसलिए मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और अर्थ से जो सबसे ज्यादा मिलता हुआ प्लैनेट है वो है वीनस। वीनस में बहुत सिमिलैरिटी है। अब देखिए वीनस और अर्थ में सिमिलैरिटी में क्या है? एक जैसा सरफेस है, एक जैसी चीज है। बिल्कुल वीनस पर जाए, जिसको जो है आपके एक तरह से यहाँ पर शुक्र ग्रह कहते हैं वीनस। तो ये अगर हम लोग जाएं तो इसको अगर हम लोग देखें तो
इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटी होती है। जैसे हम लोगों के जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, ट्विंस जिनको कहा जाता है। तो ट्विंस जब पैदा होते हैं जुड़वा बच्चे, तो आप देखें एक जैसी सूरत दिखाई पड़ रही है, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक तरह से एकदम सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल उसी तरह से ये दोनों प्लैनेट्स हैं। इसीलिए ये दोनों प्लैनेट को ट्विंस प्लैनेट कहा जाता है। ये ट्विंस हैं। अर्थ के साथ कौन? वीनस, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है इसकी। एक और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, आगे चल करके बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप पढ़ेंगे। जो अर्थ है उसके चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। क्या आप मून हमेशा गोल ही देख पाते हैं? नहीं, कभी आप मून को ऐसे कटा हुआ देखते हैं, कभी जो है आपके और बड़ा दिखाई पड़ता है, कभी हाफ सर्कल में, कभी फुल सर्कल में, इस तरह से आपको दिखाई पड़ता है। चलो, अर्थ अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करता है लगभग 27.5 दिन, 27.5 डेज। 27.5 डेज इसको लगते हैं, 27.5 डेज लगते हैं पूरा रिवॉल्यूशन में। और रोटेशन में, घूमने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेट 29 डेज लगते हैं, 29 दिन। तो अपने एक्सेस पर जो है आपके एक तरह से 29 डेज, और इसको हम 27.5 डेज, जिसको लगभग 28 दिन कहते हैं। तो लगभग मून एक ऐसा पार्टिकल है जिसके रिवोल्यूशन और रोटेशन दोनों का टाइम क्या है? सेम। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि हम लोग मून का सिर्फ एक ही पार्ट देख सकते हैं। अगर इंडिया में हम बैठे हुए हैं तो बचपन से लेकर अब तक जो मून हम लोग ने देखा है उसका एक ही पार्ट देखा, उसका पीछे वाला पार्ट कभी ना देख पाएंगे आप। ऐसा क्यों? देखिए सिंपल सा एग्जांपल आपको लेकर के बताते हैं। मान लीजिए ये मून है, मून का ये पार्ट आपने देखा है, ये वाला पार्ट आपने देखा है, लेकिन ये पार्ट नहीं देखा, ये पार्ट आप नहीं देखा। तो अब मून को ऐसे रिवॉल्व करके आने में कितना टाइम लगा? लगभग 28 दिन लग गया, 27.5 दिन। और अपने एक्सिस पर मूव करने में भी क्या लगा? लगभग 29 दिन, उतना ही टाइम लगा। तो अब देखिए आप यहां पे मून को देख पा रहे हैं, ये वाला पोर्शन। जब फुल मून है तो फुल मून का जो पोर्शन आप देखते हैं, हर बार फुल मून का वही पोर्शन आप देखेंगे। अब ये देखा आपने? अब देखिए ये जैसे जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है वैसे वैसे ये अपने एक्सिस पर भी मूव कर रहा है। ये ऐसे, ये जितनी देर में इसने रेवोल्यूशन किया उतनी देर में ये अपने एक्सिस पे घूम गया, इसलिए सामने से आपको फिर वही चीज दिखाई पड़ने लगेगी, तो वही फेस आपको दिखाई पड़ेगा। तो मून जो होता है जितनी देर में एक रेवोल्यूशन करता है उतनी देर में एक रोटेशन भी कर लेता है। तो जितनी देर में हमने ऐसे हाथ चलाया उतनी देर में देखिए दोनों घुमा रहे हैं, हम दोनों रेवोल्यूशन भी करा, रोटेशन भी करा, आपको फिर वही चीज दिखाई पड़ने लगेगी। तो यही रीजन है कि हम मून का सिर्फ एक फेज ही देख पाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों का जो पीरियड है वो सेम होता है। अब देखिए अर्थ से, अर्थ क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट। सोलर सिस्टम में ढेर सारे स्टार्स थे हमारी गैलेक्सी में, हमारी गैलेक्सी की। अर्थ से एक ऐसा तारा है, एक ऐसा स्टार है जो अर्थ से एकदम फिक्स्ड है, एक ही जगह पे दिखाई पड़ता है और वो हमेशा वहीं पर रहेगा। अर्थ के साथ ऐसा रेवोल्यूशन है उसका कि वो हमेशा उसी जगह दिखाई पड़ता है, बाकी सारे तारे हिल जाते हैं, हट जाते हैं। अभी यहां कुछ देर बाद यहां होंगे, लेकिन ये तारा का मूवमेंट अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, उसके साथ बंधा हुआ है। तो जिस तरह से अर्थ रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, उसी तरह से ये तारा भी कर रहा है। और ये तारा कहां दिखाई पड़ता है? हमेशा नॉर्थ में। तो ये तारा फिक्स है, हमेशा उस तारे को आप वहीं पर देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ ऐसा दिखाई पड़ता है। तो पहले लोगों ने क्या किया? तो ये नॉर्थ में क्यों दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार कहते हैं। दिन में आप डायरेक्शंस कैसे पता लगाएंगे?
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे पता लगाते हैं? दिन के टाइम कैसे लोग पता लगाते थे? सूरज से। जिधर जिधर सूरज, इधर से सूरज निकल रहा है, इधर दाहिना हाथ कर दीजिए, तो दाहिना हाथ जिधर होता है वो सूरज निकल रहा है, बायां हाथ इधर डूब रहा है, तो दाहिने हाथ पे क्या होगा? ईस्ट, बाएं हाथ पे वेस्ट, जिधर मेरा चेहरा है उधर क्या होगा? नॉर्थ, और जिधर पीठ है वहां क्या होगी? साउथ। अब ये क्या हो गया? चारों डायरेक्शन हो गए। तो दिन का टाइम है, सूरज हम देख करके हम पता लगा लेते हैं कि पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है। रात में कैसे पता लगाएं? रात में भी पता लगाने का यही तरीका है, वो होता है नॉर्थ स्टार से। आपने नॉर्थ अगर इधर है, इधर आपने फेस कर लिया, तो इसके मतलब कि फेस की तरफ हमेशा नॉर्थ होता है, दाहिने हाथ पे ईस्ट होगा, बाएं हाथ पे वेस्ट होगा और पीछे साउथ होगा। तो नॉर्थ ये डायरेक्शन हो गया, ईस्ट वेस्ट और साउथ ये हो गया। तो इस तरह से किसी भी अगर तारा में इधर दिखाई पड़ रहा है तो हम फेस इधर कर लेंगे, तो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ, पीछे की तरफ हमारे पीठ की तरफ साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट, इधर वेस्ट। रात में लोग डायरेक्शन कैसे देखते थे? जो है नॉर्थ स्टार। तो ये नॉर्थ स्टार कहां से दिखाई देता है? पोल से दिखाई पड़ता है, अर्थ के पोल से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। तो ये सिर्फ पोल से दिखाई पड़ता है, नॉर्थ पोल से ही दिखाई पड़ता है, तो वो फिक्स है, एक ही जगह पे दिखाई पड़ेगा। नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में हमेशा उसी जगह पे रहेगा। तो नॉर्थ पोल के रेस्पेक्ट में क्योंकि वहीं पर रहता है, कभी नहीं हिलता, इसीलिए इसको नॉर्थ स्टार या फिर पोल स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए नॉर्थ, जैसे पोल स्टार अक्सर पूछ लेता है क्या है, तो ये फिक्स स्टार है जो कि नॉर्थ पोल को फेस करता है और जो हमेशा फिक्स रहता है डायरेक्शन में, और जिस तरफ ये निकलता है वो डायरेक्शन नॉर्थ होता है, पीछे की तरफ उसके अपोजिट डायरेक्शन साउथ होता है, राइट हैंड पे ईस्ट होगा और वेस्ट, बाएं हाथ पे वेस्ट होगा। अब बात आती है एस्टेरॉइड्स। देखिए दो छोटी चीजें हैं, इनको समझ लें। एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स देखा गया जो हमारा मार्स है और जुपिटर है, मार्स की सरफेसेस पर बड़े बड़े पत्थर थे और ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है? जैसे हम कोई चीज छोड़ देनी चाहिए, गिर जाती है, क्यों? क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। यहां पे ग्रेविटेशनल पुल बहुत कम था, इसलिए ऐसी कंडीशन में ये पत्थर जो थे, बड़े बड़े पत्थर जरूर थे लेकिन इनका वेट नहीं था, हल्के थे, बिल्कुल हल्के पत्थर थे। ऐसे थे कि जैसे गुब्बारे वाले पत्थर होते हैं, उनको किक कर देंगे उड़ जाए। तो बड़े बड़े जैसे माउंट एवरेस्ट जैसे जो है आपके माउंटेन्स यहां पे पाए जाते हैं मार्स में। और जुपिटर बहुत हैवी प्लैनेट था, तो जुपिटर जब अपने ऑर्बिट में, इसके ऑर्बिट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑर्बिट को जैसे कुछ देखिए, कुछ चीजों के जो है नॉमेनक्लेचर भी देख लेंगे हम लोग। तो इसको भी नोट करते हैं। ऑर्बिट में जैसे जैसे जुपिटर मूव करता था, जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है तो इसके पास अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, खिंचाव, तो ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता था। तो जब ये मार्स के बगल से गुजरता था, मान लीजिए मार्स यहां घूम रहा है, जुपिटर एकदम से यहां से निकला, इसने इसके सतह से सारे पत्थरों को खींच दिया खुद, क्योंकि तेज स्पीड में आगे चला गया, पत्थर यहीं छूट गए। फिर कभी यहां मुलाकात हो गई, दूसरी तरफ घूम करके आ गया, मान लीजिए ये पत्थर पड़े हुए हैं, जुपिटर यहां से गुजर रहा है, तो उसने क्या किया, इसने फिर खींच लिया, पत्थर खींच गए लेकिन जुपिटर तब तक निकल गया। इस तरह से मार्स के प्लैनेट से ढेर सारे पत्थर निकल गए और निकल करके मार्स और जुपिटर के बीच में ये पत्थर पड़े हुए हैं, तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो बड़े बड़े माउंटेन्स जैसे पत्थर ये मार्स और जुपिटर के बीच में तैर रहे हैं। तो इन्हीं को क्या कहा गया, इन बड़े जो है आपके स्टोन्स को, बड़े पत्थरों को, जो बड़े माउंटेन्स जैसे पत्थर थे जो मार्स से लिबरेट हुए और मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, इन्हीं को नाम दिया गया एस्टेरॉइड्स का। तो ये एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपके इसमें पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड्स किन दो प्लैनेट्स के
ऑर्बिट के बीच में है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो पूरा ऑर्बिट है वो भरा हुआ है इन पत्थरों से, जिसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स। और मेटियोस इनको कहा जाता है, मेटिरॉइड्स ऐसे कहते हैं। मेटियोस हम लोग ऐसे इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, मेटियोस। मेटेरॉइड्स जो होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या है या मेटियोस किसको कहा जाता है, अक्सर आप देखते हैं जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, टूटता हुआ तारा, जैसे फिल्में में देखिए, जैसे कुछ कुछ होता है, आपने फिल्म देखी होगी, तो टूटता हुआ तारा चला जाएगा, तो आदमी सोचता है, उसमें फिल्म में दिखाया गया, वो तो फिल्मी चीज है कि टूटते हुए तारे को देख करके कोई मन्नत मांगे, मन्नत पूरी हो जाती है। तो ये टूटता तारा है क्या, ये कंडेंस गैसेस होती है, ऐसी गैस जो कंडेंस कर जाती है, पत्थर होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, जो है आपके एक तरह से कंडेंस कर जाते हैं, और ये सारे प्लैनेट्स के बीच में घूमते रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे अर्थ है, अर्थ चला जा रहा है, ये जा रहा है, अब अर्थ मान लीजिए यहां पे है, कहीं चला जा रहा है, अब एक ऐसा ये पत्थर आया आकर के यहां पर गिरने लगा, अर्थ ने अट्रैक्ट कर लिया, तो अर्थ ने अट्रैक्ट किया तो ये पत्थर गिरने लगे। तो ये कंडेंस गैसेस होती हैं, तो जब हम लोग का ये आपके एक तरह से अट्रैक्ट होने लगती है और ये पत्थर गिरने लगता है, तो बड़े बड़े पत्थर अगर कहीं जमीन पे गिर जाए तो पता नहीं कितने शहर खत्म हो जाए, दब जाए। तो होता क्या है, नेचर में अल्लाह ने ऐसी चीजें बनाई हैं जो हम लोगों के लिए एक तरह से सेफ्टी प्रिकॉशन होती है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए जो हमारा एक तरह से एटमॉस्फेयर है, अभी आप पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, इसमें ऑक्सीजन होती है जो कि अर्थ के सरफेस से लगभग 64-65 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। जैसे ही ये एंटर करता है 65 किलोमीटर के अंदर, फ्रिक्शन फोर्स से, फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, गर्मी पैदा हो जाती है इसमें, और ये जलने लगता है तेजी से। और अगर ये मान लीजिए इस कहीं से यहां से गुजर गया, तब तो ऐसा लगता है कि एक तरफ से मैं गया और मैं गिर गया, गिरता नहीं है, वो कहीं गुजर गया, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज जो है बहुत दूर तक नहीं देख सकते, तो इसलिए जो गुजरता हुआ इस तरह के पत्थर होते हैं, ये चमकने लगते हैं ऑक्सीजन के जो है कांटेक्ट में आकर के, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आग लग जाती है और इसके चारों तरफ ये आग जलने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद टूटता हुआ तारा चला जा रहा है, जबकि कुछ नहीं है, पत्थर है, जल रहा है, उसमें आग लगी हुई है। तो अगर गुजर गया तब तो हमें टूटता हुआ तारा दिखाई पड़ता है, और नहीं तो ये कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये अर्थ के अंदर आने लगता है। तो जब अर्थ के अंदर आने लगता है तो पहली चीज तो अर्थ के सरफेस तक आते आते जल जाता है मैक्सिमम। अगर कुछ टुकड़े आके गिरे भी तो बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, तो ये मेटियोर्स की बारिश होती है। तो एक तरह से ये कहा जाए कि आग की बारिश। तो नॉर्मली क्या होता है कि आदमी इसको कई चीजों से जोड़ता है कि ये क्या हो गया, आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक बारिश में आग नहीं आई, जबकि एक्चुअल में क्या है, ये मेटियोर्स जो है ये जल रहे हैं, और ये जलते हुए कंडेंस जो है आपकी गैसेस है, और जब ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट में आती है जलना शुरू हो जाती है। अंदर तक आते आते ये सब कुछ जल जाएंगे, लेकिन कभी कभार ये बहुत बड़े होते हैं तो बचे रह जाते हैं, तो फिर नीचे आते आते ये टुकड़ों में टूट जाते हैं, और टूट करके जो है आपके पत्थरों की बारिश जैसे लगता है आग के अंगारे गिर रहे हैं जगह जगह, तो आग जैसी बारिश हो करती है। तो इसको मेटेरॉइड्स रेन भी कहते हैं। रेन क्यों, बरसात होती है आग की, मेटियोर्स की। तो मेटियोर्स क्या है, टुकड़े हैं, कंडेंस गैसेस हैं जो कि आपके बनते हैं, स्टोन्स हैं आपके जो आपके पाए जाएंगे। तो इस तरह के पत्थर होते हैं कंडेंस पार्टिकल्स जो कि जो है इसमें रिवॉल्व करते हैं। कुछ नॉमेनक्लेचर जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी हम लोग देख लें, जैसे अर्थ है, अर्थ के शेप को क्या कहा गया है, अर्थ का शेप कैसे है, संतरे की तरह, स्फीयर नहीं है, ऊपर चपटा है नीचे चपटा है, इसलिए कुछ ऐसा है।
इसका मतलब यहां पे रेडियस इसका ज्यादा है, यहां पे रेडियस कम है, यहां चपटा है संतरे की तरह। इस शेप को नाम क्या दिया गया है? जियोइड। इसलिए अक्सर अर्थ के शेप को पूछा जाता है, तो अर्थ के शेप को नाम क्या दिया गया? जियोइड। जियोइड मतलब क्या होता है? संतरे जैसा, लाइक ऑरेंज, जो कि अपने पोल्स पर चिपका हुआ है, चिपटा है, और जो है आपके इक्वेटर पर इसका रेडियस बड़ा है। क्यों ऐसा है आगे बड़े क्लासेस में भी आपको डिस्कस करेंगे, इसका रीजन है क्यों ऐसा है। ऐसा ही नहीं हो गया, इसके रीजन के साथ हुआ है। तो ये जो है आपके चपटा है, तो ये जियोइड कहा जाता है। और जितने भी ये रास्ते हैं जिस पर ये प्लैनेट्स चलते हैं, उस रास्तों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स क्या है? वो पाथ, वो रास्ता जिस पर प्लैनेट्स चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं या सैटेलाइट चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो उनका क्या कहलाता है? वो उनके ऑर्बिट्स कहलाते हैं। तो ये क्या हो गए? ऑर्बिट्स हो गए। तो ऑर्बिट्स किस तरह के हैं प्लैनेट्स के? ये कहलाते हैं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड का मतलब क्या है? इलोंगेट कर दिया गया है, फैला दिया गया है। जैसे रबर बैंड को आप ऐसे रखिए, रबर बैंड सर्कल में आते हैं, अभी इस रबर बैंड को अगर आप खींचेंगे तो ऐसा रबर बैंड हो जाएगा, तो आपने इलोंगेट कर दिया। इसीलिए इन ऑर्बिट्स को क्या कहा जाता है? इलोंगेटेड ऑर्बिट्स। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं इलोंगेटेड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। आगे चल करके आप पढ़ेंगे ये शेप क्या कहलाता है। आगे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स जब आपके 11th 12th में आएगी तो आप वहां पर एलिप्स, पैराबोला, तो पैराबोला जब आप पढ़ेंगे, एलिप्स पढ़ेंगे, तो इस शेप को एलिप्स कहते हैं। तब आप जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इस ऑर्बिट का नाम कुछ और हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कहेंगे अभी तो इलोंगेटेड ऑर्बिट, क्योंकि जिस तरह से देखिए, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे हमारी स्टडीज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हर चीज का जो है नाम भी बदलता जाता है। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि हमने ये पढ़ लिया यही होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। बच्चों तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, अभी बहुत सारी चीजें चेंज करेंगे आगे चल करके। जैसे यही है इलोंगेटेड ऑर्बिट, अभी आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको समझाना जो है इजी है। अभी आपने एलिप्स और पैराबोला पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आप मैथमेटिक्स में एलिप्स और पैराबोला पढ़ लेंगे तो एलिप्स का मतलब समझ जाएंगे क्या है। इस शेप को एलिप्स कहा जाता है, इसलिए इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट हम लोग इसको कहते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई आवश्यकता है, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। अभी क्या है? अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलोंगेटेड ऑर्बिट, क्योंकि अभी हमने एलिप्स नहीं पढ़ा। आगे चल करके अभी आपको ये क्लियर होगा कि इस ऑर्बिट को क्या कहेंगे, शेप को क्या कहेंगे। एलिप्टिकल ऑर्बिट में जितने भी आपके ये प्लैनेट्स होते हैं या सैटेलाइट्स होते हैं, ये सब रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो है आपके कुछ जो है नॉमेनक्लेचर हो जाते हैं, जैसे जियोइड है, इलोंगेटेड ऑर्बिट है, ये अक्सर आपके इन सब चीजों में आते हैं। तो आप लोग इन सब चीजों को जानते रहें जिससे कि आपकी सारी चीजें क्लियर हैं। दूसरी चीज नॉमेनक्लेचर में एक दो चीज और पढ़ना है, क्योंकि अभी जैसे हमने आपको बताया कि लगभग 28 दिनों में पूरा एक बार ये पूरा चक्कर लगाता है मून। तो मून एक स्टेज ऐसी होती है कि ये पूरा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं फुल मून नाइट। और पूर्णिमा कैसे होती है? चांद जब निकलता है ऐसे इस तरह से, और बड़ा हो जाएगा, फिर और हाफ हो जाता है, फिर और बड़ा हो जाएगा इसका शेप, और फिर पूरा सर्कुलर हो जाएगा। ये 14 डेज में आकर के कंप्लीट होता है। ये 14वें दिन का चांद होता है। 14 डेज मून तो फुल मून होता है। और फिर इसके बाद फिर से ये इसका शेप छोटा होने लगता है, और छोटा होते होते जो है आपके यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, अंधेरा रहता है, कोई चमक नहीं होता। तो ये काली अंधेरी रात होती है। और काली अंधेरी रात इसे क्या कहते हैं? अमावस्या की रात।
तो अमावस्या की रात इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको क्यों कहा जाता है? न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट का मतलब क्या हुआ? न्यू मून नाइट इसको क्यों कहा जा रहा है अमावस्या को? क्योंकि इस रात के बाद नया चांद निकलता है। जैसे अभी रमजान का चांद हुआ, तो रमजान का चांद अगर निकला है तो कब निकला है? अमावस्या के अगले दिन। तो जितने भी चांद निकलेंगे, तो अमावस्या जो है वो पहला दिन है, फर्स्ट डे। अमावस्या खत्म होती है तो दूज लगता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि दूज लग गया, दूज लगा कि नहीं लगा। दूज लगने का मतलब ये हुआ कि सेकंड डे स्टार्ट हुआ। तो ये सेकंड डे का चांद हमें दिखाई पड़ता है। जो 29 का चांद होता है वो सेकंड डे का चांद होता है। तो फर्स्ट डे आपकी अमावस्या है, सेकंड डे जो है आपके ये हो जाता है दूज का चांद। तो इसीलिए अब जैसे मान लीजिए दूज 4 बजे लग गया शाम में, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ चांद हमें दिखाई पड़ेगा 29 का। कभी कभी हम लोग को 29 का चांद दिखाई पड़ता है, कभी कभी 30 का चांद दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग ईद मनाते हैं तो कभी कभी 29 रोजे कंप्लीट हो पाते हैं तभी ईद होती है, और कभी कभी 30 रोजे रखने पड़ते हैं तभी ईद होती है। तो 29 और 30 का चांद कैसे होता है? अब दूज कब खत्म हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। सॉरी, दूज कब लग रहा है? दूज मतलब दूसरा दिन। अगर दूज नहीं लगा तो चांद कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अमावस्या आपके स्टार्ट हुई, ये कोई जरूरी नहीं कि 12 बजे रात में स्टार्ट होती है 12 बजे खत्म हो जाती है, ये वो वाला नहीं है। ये चंद्रमा का जो है रोटेशन है, तो रोटेशन वो कभी भी आ सकता है। 10 बजे से स्टार्ट हो सकता है, 11 बजे से हो सकता है, दिन में आपके 4 बजे से हो सकता है, शाम में रात में 8 बजे से हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि इसका फर्स्ट डे दैट इज अमावस्या कब खत्म हो रही है और दूसरा दिन कब लग रहा है, दूज कब लग रहा है। तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि चांद निकलने का टाइम मान लीजिए 7 बजे है शाम में, और दूज लग गई 6 बजे। दूज लगने का मतलब सेकेंड डे लग गया, तो दूज लग गई इसके मतलब आपके 7 बजे तक पॉसिबिलिटी है कि चांद दिख जाए। लेकिन दूज अगर मान लीजिए 8 बजे लग रही है, 9 बजे लग रही है, या 12 बजे रात में लग रही है, तो आप चांद चाहे जितना देखिए चांद नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि दूज अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, सेकेंड डे। तो जो चंद्रमा आप 29 का चांद देखते हैं वो सेकेंड डे का चांद होता है। तो फर्स्ट डे अमावस्या अंधेरा होता है, नेक्स्ट डे जो होता है वो आपके नया चांद निकलता है, इसीलिए इसको न्यू मून नाइट कहते हैं, इसको नव चंद्र रात्रि कहते हैं। तो चांद हमेशा, इसीलिए ये देखा जाता है कि चांद 29 का चांद होगा या 30 का चांद होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा? दूज पर डिपेंड करेगा। दूज अगर लग गया तो चंद्रमा हो जाएगा, दूज अगर नहीं लगा तो आप चाहे जितना हाथ बढ़ो लीजिए, देख लीजिए, नहीं चांद होगा। तो ये क्या है? ये चंद्रमा दिखाई पड़ता है सेकंड डे से। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। हम लोग अभी सिर्फ नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल आदमी क्या सोचता है कि चलो 29 में देख ले, शायद हो जाए चंद्रमा, 30 हो जाए, चल जाए। अब आप पढ़े लिखे हैं, अब आप चीजों को जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कैसे चांद दिखाई पड़ता है, कैसे अपने शेप को बदल रहा है, ये भी आगे चल करके पढ़ेगा। इसका शेप बदल कैसे रहा है, ये कैसे पूरा हो जाता है, कैसे कटा हुआ दिखाई पड़ने लगता है। जब ये पढ़ेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो जब फर्स्ट डे आपका खत्म हुआ अमावस्या, अब सेकंड डे लगा, यही है 29 का चांद। और कभी कभी जैसे मान लीजिए कि दूज, मान लीजिए कि आपके 8 बजे 9 बजे लग रहा है, और तब तक चंद्रमा चांद देखने का टाइम खत्म हो गया, तो इसका मतलब 29 का चांद होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे जो तीसरा दिन का चांद है आपके 30 का चांद जो होता है 30 का, तो 30 का चांद जो दिखाई पड़ेगा तो वो आपके ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ज्यादा देर तक दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि सेकंड डे का हो गया, फर्स्ट डे निकल चुका। तो इसलिए फर्स्ट डे का चांद जब हम यहाँ अर्थ से गुजर रहे थे, गुजर गए, टाइम निकल गया, इसलिए चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन नेक्स्ट डे जब हम फिर वापस आएंगे चंद्रमा के सामने तो हमें चंद्रमा बड़ा दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए 30 का चांद बड़ा दिखाई पड़ता है, देर तक दिखाई पड़ता है। 29 का चांद बहुत बारीक होता है, बहुत पतला होता है, और कम टाइम के लिए दिखाई पड़ेगा हमेशा। ये जो है आपके एक तरह से ये हो जाता है कि अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या जब होगी, अमावस्या के जस्ट बाद ही आपके चांद दिखाई पड़ेगा, दूज के जब स्टार्ट होगा तभी दिखाई पड़ेगा। और ये कब होता है? अमावस्या को न्यू मून नाइट इसीलिए कहते हैं। न्यू मून नाइट क्यों कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं नव चंद्र रात्रि। नव चंद्र रात्रि मतलब नया चंद्रमा निकलेगा। न्यू मून नाइट आपके होता है
और फुल मून नाइट ये होती है जब पूरा चंद्रमा आपको दिखाई पड़ता है। तो ये जो है आपके देखिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये सब चीजें जिंदगी भर चलती है। ये इसलिए हमने आपको पढ़ाया, ये सिर्फ आपका एक तरह से सिर्फ सिलेबस की बात नहीं है, ये तो हम लोग दिन भर देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, लाइफ लॉन्ग देख रहे हैं। तो अपने जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि किसी भी चीज को अगर जान करके देखेंगे तो हमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि ये क्या है, ये किस तरह से है। और बिना इंटरेस्ट के अगर मान लीजिए कि आप देख रहे हैं और ये सारी चीजें देख जान रहे हैं तो फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोशिश करिए इन सब चीजों को जानने की। इस लेक्चर को बार बार देखिए क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है इसमें। इसको बहुत बार देखिए। आप ईयरफोन हेडफोन लगा कर देखिए जिससे हमारी वॉइस भी क्लियर रहे और इसको जितनी बार आप देखेंगे उतना आपका ये पक्का होता जाएगा। और इसको जितनी बार अगर आप देखेंगे क्योंकि ये हर क्लास में है, ये सिलेबस सिर्फ एक ही क्लास का नहीं है, ये थर्ड में भी आप पढ़ेंगे। जैसे सोलर सिस्टम जो है आप पढ़ते हैं या फिर अपने यूनिवर्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, सन के बारे में, ये सब जितनी भी चीजें हैं ये सब जो पढ़ते हैं ये सब जो है आपके थर्ड से स्टार्ट हो जाता है। कुछ पार्ट थर्ड में आएगा, कुछ फोर्थ में आएगा, कुछ फिफ्थ में आएगा, कुछ सिक्स्थ में आएगा, कुछ सेवंथ में आएगा, कुछ एट्थ में आएगा, 9th 10th 11th 12th सब में होता है। तो अब ये जैसे जैसे आपके ये पोर्शन होते चला जाता है तो ग्रेजुएशन में और बड़ा हो जाता है। ये डीपली हर चीज के बारे में हम लोग एक एक चीज के बारे में जानने लगते हैं, स्टडी करने लगते हैं। तो इसको बार बार देखिए और कोशिश करिए इसको जो है समझने की। एक बार दो बार में नहीं समझ में आएगा, इसलिए इस लेक्चर को कई बार अगर आप देखेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा, चीजें याद भी हो जाएगी और आप लिखने भी तरीका जान जाएगा। इस बाकी नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।